हाय फ्रेंड्स, मैं आपका प्यारा मित्र CK यादव। आप देख रहे हैं लॉ बीम्स। माय डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने लॉ ऑफ टोर्ट के विभिन्न प्रकार के एसेंशियल पार्ट्स को देखा, डिफरेंसेस को देखा और अलग अलग टॉपिक्स को हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आज एब्सोल्यूट लायबिलिटीज एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज। मतलब कौन कौन से ऐसे लायबिलिटीज होती हैं जो आपके लिए लागू की जाती है और कौन कौन सी ऐसी लायबिलिटीज होती हैं जो लागू नहीं की जाती। तो लायबिलिटीज आपके दो प्रकार की होती हैं, एब्सोल्यूट लायबिलिटी एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज। मतलब कुछ ऐसे कानून होते हैं जो बड़ी स्ट्रिक्टली तरीके से फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ एब्सोल्यूट होते हैं। तो आज हम सभी इसके पार्ट्स और इसकी एसेंशियल वर्ड्स को देखेंगे कि लायबिलिटीज होता क्या है और किस तरीके से ये लोगों के ऊपर अलाउड किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो हमारे एब्सोल्यूट लायबिलिटीज होती हैं और उसके अनदर लायबिलिटीज के किस तरीके की डेफिनेशन किसने किसने दिया है। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग लायबिलिटीज। ठीक है। इन सर्टेन सिचुएशंस अ पर्सन इज हेल्ड लाइबल्स फॉर द डैमेज काज्ड। मतलब कोई भी व्यक्ति जो वहाँ कार्य कर रहा हो या कोई भी व्यक्ति जो डैमेज काज्ड का कारण बनता है इन इवेंट्स व्हेन ही एक्शंस आर डन विदाउट एनी इल इंटेंशंस और नेग्लिजेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ कैरेज एंड जस्टिस। मतलब कोई भी व्यक्ति यदि किसी प्रकार का डैमेज करता है या इंजर्ड करता है किसी अनदर पर्सन्स को, तो वह एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज के इंटरफेयर्स में आता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए जैसे अ पर्सन्स एक व्यक्ति कीप्स रखता है और लायंस एक जानवर को। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है जो जानवर को रखा एज ए पेट पाल करके या पशुपालन के रूप में, एंड Despite of the precautions of the lions escapes the cage and kills someone। और वो जो है वह उस प्रिजन से, उस जहाँ पर वो रखा था केव में, उस केव से बच करके वह जाता है किसी को और काट लेता है। एंड इन दिस केस, और इस केस में द ऑनर ऑफ द लायन, जो लायन का ऑनर होगा, विल बी लाइबल होगा इवन थ्रो ही हैड नो इल इंटेंशंस, जबकि उसका इंटेंशन भले ही ना हो उसे इलनेस करने का। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरीके से किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म पहुंचाता है, चाहे वह उसने खुद ही किया हो, चाहे किसी और ने किया हो, या उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटिव्स हों, तो भी वो लाइबिलिटीज कहलाएगा, फिर भी वो टोर्ट होगा। एंड दिस सिम्स ऐसा माना जाता है जस्ट बिकॉज द डैमेज हैपन्स ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रॉट अ डेंजरस थिंग ऑन हिज प्रॉपर्टी, कि क्योंकि इसका कारण यह माना जाता है कि वह अपने प्रॉपर्टी में एक ऐसी डेंजरस थिंग को रखा था जो लाइबल होता है किसी भी टोर्ट को लेकर के। एंड ही वॉज ऑल्सो अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंस इफ द लायन स्केप्स द केज एंड सो ही शुड मेक अ he should be made liable if it escapes and causes damage। और इसी कारणवश यदि वो बच करके जा जाता है और किसी को काट लेता है या किसी को बाइट कर लेता है, तो इस अवस्था में वो लाइबल होगा व्यक्ति उस लायन के स्थान पर। एंड द प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग अ पर्सन्स लाइबल्स फॉर द एक्शंस विदाउट एनी काइंड्स ऑफ रॉन्ग डूइंग ऑन हिज पार्ट ऑफ कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूटली लाइबिलिटीज। मतलब यदि किसी प्रकार से कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा हानि पहुंचाया जाता है, भले वो उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे वह उसकी गलती हो या ना हो, लेकिन फिर भी वह लाइबल होगा। ठीक है। दिस प्रिंसिपल वाज फर्स्ट अपहेल्ड बाय इन द केस ऑफ रेलैंड्स वर्सेज फीचर्स। रेलैंड और फीचर्स के एक केस में देखा गया था जो काउंसिल 1868 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? काउंसिल 1868 में। हाउएवर लेटर ऑन द सम एक्सपेंसेस exceptions to this were also established due to which strict liabilities is considered a more appropriate name for these principles। अंत में इस लाइबिलिटीज को किसी प्रकार से कंसाइडर माना गया और चेंज कर दिया गया। इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ था? द डिफेंडेंट्स हायर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स टू बिल्डिंग अ रिजर्वर्स ओवर हिज लैंड। मतलब उसने एक लैंड के ऊपर एक रिजर्वायर्स बनाने के लिए मांग की, एक कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया हिज लैंड, अपने लैंड पर, एंड फॉर प्रोवाइडिंग वाटर टू हिज मिल, और अपने मिल के लिए पानी सप्लाई किया। वाइल
डिगिंग, जब उसे खोद रहे थे। डिफेंडेंट्स हायर्स वाइल डिगिंग, जब उसे खोद रहे थे, द कॉन्ट्रैक्टर्स फेल टू ऑब्जर्व सम ओल्ड disused shafts under the sides of the reservoirs that lead to the plaintiff's mines on the adjoining lands। मतलब वो जो उसका जो बोर था वह उसके पास के लैंडिंग माइन से जुड़ा हुआ था। एंड व्हेन वाटर वाज फिल्ड इनटू द रिजर्वायर्स, और जब वो रिजर्वायर्स में पानी भर गया, द वाटर फ्लोटेड द माइंस थ्रू द शाफ्ट्स, और वहाँ से वह उस पूरे वाटर को फ्लोट कर दिया, अर्थात पूरी बाढ़ हाथ से आ गई। एंड द प्लेंटिफ स्यूड द डिफेंडेंट्स, और इस तरीके से प्लेंटिफ ने स्यूड किया डिफेंडेंट को। एंड द डिफेंडेंट्स प्लीडेड दैट देयर वाज नो इंटेंशंस एंड सिंस दे डिड नॉट नो अबाउट द शाफ्ट, और इस तरीके से उसने कहा कि वह इस प्रकार के शाफ्ट के बारे में नहीं जानता था कि उसकी ऐसी ज़्यादा हानि हो जाएगी। एंड ही वॉज नॉट नेग्लिजेंट इवन थ्रू द कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क्स, मतलब वह तो नहीं था लेकिन साथ में उसके कॉन्ट्रैक्टर्स भी नहीं थे। इवन सो हिज, ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वह वाज हेल्ड लाइबल्स, सिर्फ वो लाइबल था। बिकॉज जे ब्लैकबोन्स ऑब्जर्व दैट, जे ब्लैकबोन्स का मानना है, मतलब ये आपके एक महान शास्त्री थे जिन्होंने बताया कि जेम ब्लैकबोन्स का मानना है कि दैट व्हेन अ पर्सन, कोई भी व्यक्ति, फॉर हिज वन पर्पज, अपने किसी भी पर्पज के लिए, ब्रिंग हिज प्रॉपर्टीज एनीथिंग्स, अपने किसी भी प्रॉपर्टी में कुछ कराता है, इट इज़ लाइक द काजेज ऑफ मिसचिफ्स, तो यदि वह उससे कोई गलत काम हो जाए, इफ़ इट इज स्केप्स मस्ट कीप इन इट द पेरिल्स एंड इफ इट स्केप्स एंड काजेज डैमेज, और किसी कारणवश वहाँ डैमेज हो जाता है, ही मस्ट बी हेल्ड लाइबल, तो वास्तव में वो लाइबल होगा। इस कारणवश जो वह मशीन अपना मशीनरी बना रहा था और उस कारणवश वहाँ जो ज़्यादा पानी भर गई, बाढ़ आ गई, तो इस कारणवश वह मकान मालिक लाइबल हुआ। एंड ही कैन टेक द डिफेंस, और वह डिफेंस कर सकता है दैट कि द थिंग स्केप्स ड्यू टू एन एक्ट ऑफ द प्लेंटिफ और ड्यू टू विस मेजर्स, मतलब वह अपने आप को दिखा सकता है कि यह क्या है, यह एक्ट ऑफ गॉड है, मतलब एक्ट ऑफ गॉड उसने दिखा दिया। एंड सिंस नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट हैपेंस हियर्स, और यह जो घटना घटी इसके बाद, देन इट इज़ अननेसेसरी टू अनएक्वायर्स व्हाट एक्सक्यूज वुड बी सफिशिएंट, और इस तरीके से वह अपने आप को सफिशिएंट घोषित किया। आगे देखिए, द थिंग केप मस्ट बी डेंजरस, मतलब आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको डेंजरस मानी जाती हैं। द थिंग्स केप्ट ऑन द लैंड मस्ट बी एज सच एज इज लाइकली टू काजेज मिसचीफ इफ़ इट स्केप्स, मतलब यदि आपसे ज़मीन संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो काजेज बनती हैं किसी मिसचेप के, तो आप बच नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए कि स्ट्रॉइंग गैस हो गया, और एक्सप्लोसिव हो गई, और वाइल्ड बिस्ट्स हो गए, आर आल लाइकली टू काजेज डैमेज इफ़ दे स्केप्स, मतलब यदि इस विभिन्न प्रकार के डेंजरस ऐसी चीज़ें आपने रखा है तो आप सोच रहे हैं कि आप बच जाएंगे, तो उसके लिए आपको डैमेजेज देने ही पड़ेंगे, डैमेज के आप कारक बनेंगे ही। द थिंग्स मस्ट स्केप्स, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना चाहिए आपको। सबसे पहली चीज़, इफ़ द थिंग्स इज विथ इन द बाउंड्रीज ऑफ द डिफेंडेंट्स लैंड्स, जैसे कोई व्यक्ति अपना बाउंड्री बना हुआ है, ही इज़ नॉट लाइबल्स, और वह लाइबल नहीं है ऐसी चीज़ों के लिए। द थिंग्स मस्ट स्केप्स आउट टू हिज लैंड्स फॉर हिम टू बी लाइबल्स, तो उसे अपने इस चीज़ को लाइबल के लिए देखना चाहिए। जैसे कि केस था क्रोहर्ट्स वर्सेज अमेरसम्स ब्यूरियल्स बोर्ड 1878। इसमें क्या हुआ था बेटा, ब्रांचेज ऑफ पॉइजनस ट्रीज, एक पॉइजन की ट्रीज थी, ठीक है, उसकी जो शाखा थी वर हैंगिंग, लटक रही थी, आउटसाइड ऑफ द लैंड के बाहर, डिफेंडेंट के, मतलब डिफेंडेंट के घर के सामने उसकी ब्रांचेस शाखा लटक रही थी पॉइजन की। एंड प्लेंटिव्स कैटल्स एट देम, और प्लेंटिव्स का जो कैटल था, जो गाय थी, वो उसे खा गई। एंड डाइड, और वह मर गई। कहने का मतलब है कि इसमें एक व्यक्ति था जिसने अपने पॉइजन ट्री लगाई हुई थी अपने बाउंड्री के पास, और उसकी एक गाय आई प्लेंटिव की, और उस गाय ने खा लिया। एंड डिफेंडेंट वाज हेल्ड लाइबल्स, और इसमें डिफेंडेंट लाइबल हुआ। क्यों लाइबल हुआ, क्योंकि पेट्रिशियन ऑफ द ब्रांच आउटसाइड हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि उसके प्रॉपर्टी के बाहर थी वो चीज़, ठीक है। इस अवस्था में कंसिडर्ड एज द स्केपिंग फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी, तो वह अपने प्रॉपर्टी से स्केपिंग किया, ठीक है। हाउएवर, ऐसे ही एक केस और बना, पॉइंटिंग वर्सेज नोकेस, जो 1994 का था। व्हेन द प्लेंटिफ हॉर्स
इंट्रोड ओवर हिज बाउंड्री, जब उसका एक घोड़ा उसके बाउंड्री के अंदर चला गया, एंड एट पॉइजनियस लीव्स, और उस पॉइजनियस लीव्स को खा लिया, एंड ऑफ द डिफेंडेड ट्री के, ही वॉज नॉट हेल्ड लाइबल बिकॉज, वो उसमें लाइबल नहीं हुआ क्योंकि देयर वॉज नो स्केप्स, क्योंकि उसने उसे नहीं बचाया था। कहने का मतलब है कि किस अवस्था में बच सकते हैं आप, तभी बच सकते हैं जैसे जब आपकी कोई चीज़ बाउंड्री के अंदर हो। जैसे मान लीजिए मेरी ये घर हो गई, मेरी ये घर है, ठीक है, और इस घर के यदि कुछ भी इस घर के अंदर मान लीजिए मेरा यह पेड़ है, ठीक है, पॉइजन ट्री मान लीजिए कि यह पॉइजन ट्री है, यहाँ है, कुछ इस साइड है, ठीक है बेटा, ऐसे हमारे पॉइजन ट्रीज हो गए। और जब तक ये पॉइजन ट्रीज, मतलब जब तक ये मेरे पॉइजन ट्रीज हैं ये सभी, ठीक है, तो ये सभी जब तक पॉइजन ट्रीज मेरे घर के अंदर हैं और यदि उनका गाय अंदर आकर के खाता है तो इस अवस्था में लायबिलिटी तो नहीं होगी। लेकिन यदि ये पॉइजन ट्रीज जो हैं आपके, ठीक है, ये आउटसाइड निकल जाएं आपके बाउंड्री सर्कल कहाँ चले आएँ, आउटसाइड चले आएँ, और वो उसे खा लें और खा करके उसकी डेथ हो जाए, तो इस अवस्था में लायबिलिटी मेरी होगी। और यदि वो बाउंड्रीज के अंदर हैं तो इस अवस्था में लायबिलिटीज मेरी नहीं होगी। तो वही कहा गया कि यदि किसी प्रकार का आपका कोई भी थिंग्स है और उससे आपको किस में बचना चाहिए, किससे नहीं बचना चाहिए, इसके बारे में इसमें बताया गया। अगला देखते हैं, द थिंग्स मस्ट बी नॉन नेचुरल्स यूज ऑफ लैंड्स, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका आप नॉन नेचुरल्स यूज ऑफ लैंड के रूप में कर सकते हैं। इसमें पहले देखिए क्या है ये चीज़, द यूज मस्ट नॉट बी द ऑर्डिनरी, मतलब जो प्रयोग है वह एक मुख्य साधारण चीज़ नहीं होती, ठीक है, कभी भी कोई भी चीज़ साधारण तरीके से नहीं यूज की जाती। यूजेज ऑफ द लैंड, उस ज़मीन का। देयर मस्ट बी द सोशल पर्पज बिकॉज ऑफ विच इट ब्रिंग्स एडिशनल डेंजरस टू अदर्स, मतलब वो हमेशा सोशल पर्पज के लिए होती है क्योंकि कभी कभी किसी लोगों के लिए वह खतरा बन जाता है। जैसे कि केस है नोबल वर्सेज हैरिसन 1926 का। इसमें क्या हुआ था, ब्रांच ऑफ ट्रीज ग्रोइंग ऑन द डिफेंडेंट्स लैंड्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ थी, कुछ ऐसी शाखा थी जो कुछ थोड़ी शाखा थी जो आपके डिफेंडेंट लैंड्स के आगे तक बढ़ गई थी, डिफेंडेंट के लैंड के आगे बढ़ गई थी, एंड ब्रोकन, और टूट गई, एंड फेल ऑन टॉप अपॉन द प्लेंटिव व्हीकल्स, और प्लेंटिव के व्हीकल पर जाकर गिर गई। इट वॉज हेल्ड दैट, इसमें कहा गया ग्रोइंग रेगुलर ट्रीज इज नॉट द नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड्स, मतलब जो लगातार बढ़ रही पेड़ है वह नॉन नेचुरल के अंतर्गत आती है क्योंकि वह कब बढ़ जाए कोई पता नहीं। एंड द ब्रांचेस फेल बिकॉज, और ब्रांचेस इसलिए गिरी क्योंकि ऑफ द इनहेरिटेंस प्रॉब्लम थी भाई वहाँ, तो उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, नॉट बिकॉज ऑफ द एनी नेग्लिजेंस, वहाँ किसी प्रकार का कोई नेग्लिजेंस क्योंकि था ही नहीं ऑफ द डिफेंडेंट्स, एंड सो ही वॉज नॉट लाइबल, और इसलिए वो लाइबल नहीं हुआ। क्योंकि देखिए जब कोई नेचुरल चीज़ होती है तो भाई एक्ट ऑफ गॉड है ना वो, तो वहाँ क्या कोई क्या कर सकता है। तो इस अवस्था में आपके कुछ अलग अलग फॉलोइंग एक्सप्रेशंस बनाए गए जो आपके निम्नलिखित हैं। एज मेंशन्ड बिफोर द फॉलोइंग्स आर द एक्सप्रेशंस आर द डिफेंडेंट्स अगेंस्ट द रूल्स, तो कुछ ऐसे रूल्स बनाए गए जिसके तहत यह बताया गया कि आप ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत आप डिफॉल्ट्स माने जाएंगे, ठीक है। पहला है प्लेंटिव्स वांट डिफॉल्ट्स, सबसे पहली चीज़ कि प्लेंटिव का स्वयं का कोई डिफॉल्टेशन होना चाहिए। क्या, इफ़ द थिंग्स एस्केप्स ड्यू टू द प्लेंटिव्स फॉल्ट्स द डिफेंडेंट्स कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल्स, मतलब यदि कोई प्लेंटिव है और वो उसकी गलती है तो डिफेंडेंट इस चीज़ को लेकर के लाइबल नहीं हो सकता। जैसे कि इसमें एक केस है ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीका टेलीग्राफ्स कंपनी लिमिटेड वर्सेज केप टाउन्स ट्रिमवे कंपनी लिमिटेड 92। इसमें क्या हुआ था, इसमें जो प्लेंटिव था जिसका नाम था सुब्रमण्यम, ठीक है, कैपेबल्स था, ट्रांसमिशंस वर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एस्केप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करेंट्स फ्रॉम द डिफरेंटेड ट्रिमवे, मतलब वह ट्रिमवे तक अपने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए लाइबल था। एंड इट वाज हेल्ड दैट, और यह कहा गया कि सिंस द करंट वाज नॉट काजिंग एनी प्रॉब्लम्स टू द रेगुलर यूजर्स, मतलब वो लगातार हमेशा रेगुलर यूजर के लिए करंट प्रोवाइड नहीं की जाती थी। एंड इट वाज काजिंग प्रॉब्लम्स टू द केबल्स ओनली बिकॉज दे वर टू सेंसिटिव एंड नो द डिफेंडेंट्स कैन नॉट बी हेल्ड दैट, और इस कारणवश वो जो केबल्स थे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, इस कारणवश वो ज़्यादा लाइबल नहीं बनाया गया। एंड वन कैन नॉट इंक्रीज हिज नेबर्स
लाइबिलिटीज बाय द पुटिंग हिज लैंड्स टू द स्पेसिफिक यूजेज। यदि कोई अपना नेबर्स उसके लिए स्पेसिफिक यूजेज के लिए नहीं देता है, स्पेशल यूजेज के लिए नहीं देता है, तो कोई भी इसके लिए लाइबल नहीं हो सकता, क्योंकि भाई जब वो सामने वाला वायर जाने देगा तभी तो आप करेंगे ना, और आप नहीं जाने दे रहे हैं तो उसमें प्लेंटिफ वॉन्स डिफॉल्ट है। ठीक है, अगला देखिए, एक्ट ऑफ गॉड। आपने OMG, एक्ट ऑफ गॉड से आपको क्या याद आया? OMG, ओ माई गॉड। आप लोग एक फिल्म देखेंगे एक्ट ऑफ गॉड के तहत, जो क्या था, OMG। बहुत ही सबसे सरल और सबसे उत्तम उदाहरण है एक्ट ऑफ गॉड का। तो चलिए देखते हैं एक्ट ऑफ गॉड में क्या है। एक्ट ऑफ गॉड में क्या होता है? इन सर्कमस्टेंसेस व्हेनेवर द ह्यूमन हैड कंट्रोल है, नो ह्यूमन हैज कंट्रोल ओवर, मतलब जहाँ कहीं किसी परिस्थिति पर ह्यूमन का कोई कंट्रोल ना हो, एंड नो वन कैन बी हेल्ड लाइबल्स, और कोई भी इसका लाइबल ना हो, तो इस अवस्था में एक्ट ऑफ गॉड होगा। मतलब कोई ऐसी चीज़ हो गई जैसे कि सामने भूकंप आ गया या तूफान आ गई, तो इस अवस्था में भाई कोई ह्यूमन तो कर नहीं रहा, तो ऐसे में एक्ट ऑफ गॉड कहलाता है। इसमें एक केस है निकोलस वर्सेज मार्शलैंड्स 1876 का। निकोलस वर्सेज मार्शलैंड का एक केस है 1876 का। इसमें क्या हुआ था? द डिफेंडेंट्स क्रिएटेड आर्टिफिशियल लेक। अब जरा समझिए बड़ी ध्यान से, डिफेंडेंट ने बनाया एक आर्टिफिशियल लेक बनाया टू स्टोर रेन वाटर, पानी को इकट्ठा करने के लिए। मतलब एक ने लेक बनाया पानी को इकट्ठा करने के लिए आर्टिफिशियल तरीके से, इन दैट पार्टिकुलर ईयर्स, कुछ सालों तक। देयर वर्स एक्सेप्शनली हेवी रेन्स, बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो गई। विच काजेड द इम्ब्रेकेंट्स टू ब्रेक काजन्स फ्लूड्स, मतलब वह जो एम्बेकमेंट था वह टूट गया और इसके कारण फ्लूड हो गई, बारिश बाढ़ आ गई। विच ब्रोक डिफेंडेंट्स ब्रिज, और अंत में डिफेंडेंट्स के ब्रिज को तोड़ दिया। इट वॉज हेल्ड दैट, यह माना गया कि सिंस देयर वॉज नो नेग्लिजेंस ऑफ ऑन द पार्ट्स ऑफ द डिफेंडेंट्स, मतलब इसमें किसी प्रकार का डिफेंडेंट्स का कोई वर्क नहीं था, क्योंकि भाई उसने थोड़ी ना तोड़ा है, उसने तो बस एक बांध बनाया था ना। बांध ही, वो लेक बनाने का कारण क्या था? सिर्फ पानी को इकट्ठा करना। लेकिन जब भाई लेक बनाया, पानी इकट्ठा होने की जगह क्या हो गई, उसके बाद को तोड़ दिए, और हैवी रेन करंट तोड़ने के बाद उसके सामने वाले प्लेंटिफ को ब्रिज को भी तोड़ दिया। इट वॉज हेल्ड दैट, इसमें कहा गया कि इसमें कोई उसकी गलती नहीं है, क्योंकि जो फ्लड है, जो बाढ़ आना है, वो आपका एक्ट ऑफ गॉड है, क्योंकि इसका कारण था हैवी रेन। जब हैवी रेन होगा तो इसमें नो बडी कुड इमेजिन होगा, मतलब कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि भाई बाढ़ आ जाएगी। बाढ़ नहीं आती तो तुम्हारा ब्रिज नहीं टूटता। तो इस अवस्था में डिफेंडेंट वॉज नॉट लाइबल, डिफेंडेंट लाइबल नहीं हुआ। अंत है कॉन्सेप्ट्स ऑफ द प्लेंटिफ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेंटिफ क्या होता है? इफ़ द प्लेंटिफ हैज कॉन्सेंट टू द एक्यूमुलेशंस ऑफ द डेंजरस थिंग्स, मतलब यदि किसी प्लेंटिफ का काम ही हो किसी चीज़ को डेंजरस थिंग के लिए करना, एंड ही कैन नॉट होल्ड द डिफेंडेंट्स लाइबल्स, और वह किसी डिफेंडेंट लाइबल को होल्ड ना करे, एंड दिस इज आल्सो द केस विच एन एक्टिविटी इज डन फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स, और यदि वह अपने कुछ म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए कोई वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, ए लिव्स इन अ बॉन्ड इन अ ग्राउंड फ्लोर, ए किसी ग्राउंड फ्लोर पर रहता है, मतलब किसी ज़मीन वाले घर पर रहता है, ठीक है, और इसके ऊपर बी है, एंड ऑन द फ्लोर्स एबोव एज, और ए के ठीक के ऊपर कौन है? बी है। नाउ अ वाटर टैंक्स इज पुल्ड बाय द डिफेंडेंट्स टू सप्लाई वाटर फॉर बोथ ऑफ देम, जैसे कि एक ने वाटर टैंक बनाया कि ताकि दोनों लोगों को हम पानी सप्लाई कर सके, ए और बी दोनों को। इस अवस्था में क्या हुआ? द डिफेंडेंट विल नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द लीकेज, जैसे मान लीजिए यहाँ से लीकेज हो गया, तो इसके लिए भाई डिफेंडेंट तो कभी लाइबल नहीं होगा ना, क्योंकि उसने उसका मेन पर्पज़ क्या था? मेन पर्पज़ था सिर्फ वाटर सप्लाई, दोनों को वाटर सप्लाई करना, एंड ऑफ द वाटर सप्लाई फ्रॉम द टैंक, अगर टैंक से कोई इसी प्रकार की कोई पानी गिरती है तो इसके लिए वो कोई लाइबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसका सिर्फ उद्देश्य क्या था? आपको पानी देना। पानी तो भाई सब पीते हैं, पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी जीवन के लिए ना, तो इसलिए पानी देना उसका सिर्फ मेजर टॉपिक था। आगे देखते हैं एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, मतलब कुछ ऐसे एक्ट भी होते हैं कि जिसमें मान लीजिए ए भी है बी भी है, और इन दोनों को इंजर्ड करके एक एक्स जो था वो भाग गया, ठीक है, तो इसे थर्ड पार्टी एक्ट कहते हैं। तो देखिए क्या हुआ इसमें, तो थर्ड पार्टी एक्ट में क्या होता है?
एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी व्हेन अ थर्ड पार्टी हु इज़ नॉट द एम्प्लॉयज और सर्वेंट, मतलब किसी प्रकार का वो एम्प्लॉयज भी ना हो और कोई सर्वेंट भी ना हो, और द कॉन्ट्रैक्टर, और ना ही कोई कॉन्ट्रैक्टर ही हो, ऑफ द डिफेंडेंट्स इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग्स टू द डेंजरस थिंग्स टू स्केप्स, और किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई हावी हो जाए, डाबाडोल हो जाए, तो इस अवस्था में द डिफेंडेंट्स विल नॉट बी हेल्ड लाइबल्स फॉर द डैमेज। इस अवस्था में डिफेंडेंट कभी भी किसी प्रकार से लाइबल नहीं होगा, क्योंकि वो एक्ट किसने किया है, किसने किया है भाई, थर्ड पार्टी ने। इन बॉक्स वर्सेज जॉब्स, मतलब बॉक्स और जॉब्स की एक 1879 की एक सबसे अच्छी केस है, जिसमें बोला गया कि द ओवरफ्लो फ्रॉम द डिफेंडेंट्स रिसोवर्स, मतलब सॉवर्स था भाई, उसका डिफेंडेंट का ओवरफ्लो हो गया, ठीक है, वाज कार्ड बाय द ब्लॉकिंग द ड्रेन्स, और इसका ब्लॉक हो गया ड्रेन एंड बाय सम स्ट्रेंजर्स, और कुछ अपरिचित लोगों का, एंड द डिफेंडेंट्स वाज हेल्ड नॉट लाइबल्स। इस तरीके से डिफेंडेंट कभी भी लाइबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कहा गया कि इफ़ सच एक्ट कैन बी फॉरसीन्स, सभी को पता था कि यह कारण हो सकता है। दिस डिफेंडेंट्स कैन नॉट बी प्लीडिंग बिकॉज द डिफेंडेंट मस्ट टेकन्स प्रिकॉशंस टू प्रिवेंट सच अ एक्ट, क्योंकि यह वास्तव में उसके द्वारा किया गया कोई कार्य नहीं है। वो तो भाई नहा रहा था ना, तो नहाने से क्या होता है, सभी नहाते हैं, मैं भी नहाता हूँ, तुम भी नहाते हो, कोई 10 दिन में नहाता है, कोई 15 दिन में नहाता है, नहाते तो सभी हैं। एमपी इलेक्ट्रिशियन बोर्ड वर्सेज साहिल कुमार, यह 2002 का केस है। इसमें क्या हुआ था, अ पर्सन वाज किल्ड बाय द लिव्ड इलेक्ट्रिसिटी वायर्स, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वायर के कारण किसी व्यक्ति की डेथ हो गई, लेइंग ऑन द रोड, जो सड़क पर पड़ा हुआ था, मतलब सड़क पर गिरे हुए एक इलेक्ट्रिसिटी के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड द रूल्स ऑफ द स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही स्ट्रिक्ट लाइबिलिटीज अप्लाई कराया कि, और उन्होंने कहा कि डिफेंस ऑफ द एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर्स इज नॉट एप्लीकेबल्स बिकॉज snappings of the wires can be anticipated and the electricity board should have cut off the currents as soon as wire snapped। और इसमें कहा गया कि तुरंत ही लाइबिलिटी बनती थी उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की कि जैसे ही वायर गिरा नीचे और वह व्यक्ति मरने से पहले वहाँ लाइन कट जानी चाहिए थी। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप सभी को पेनाल्टी देनी पड़ेगी, बाबा पेनाल्टी। अब जरा बात करते हैं पोजीशन इन इंडिया क्या है, कि इंडिया में किस प्रकार के आपके लाइबिलिटीज अलाउड की जाती है। तो द प्रिंसिपल स्ट्रिक्टली लाइबिलिटीज ऑफ एप्लीकेबल्स इन इंडियाज एज वेल, मतलब भारत में स्ट्रिक्टली लाइबिलिटीज अलाउ की जाती है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे आपकी मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1938, तो उसमें भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है। रेलवे गवर्नमेंट है, वहाँ भी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी बनती है। इसमें एक केस है जो आपका मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेज जमींदार संबंधित है। इसमें क्या हुआ था, इसमें जमींदार ने कलेक्ट किया था पाउंड एग्रीकल्चर को, ठीक है, एक पाउंड में वाटर कलेक्ट किया था एग्रीकल्चर के पर्पज़ से। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जो पाउंड था, उस पाउंड का वाटर डैमेज कर देता है रेलवे ट्रैक और ब्रिज को। तो इस अवस्था में जो इंडियन रेलवे होती है वो केसेज करता है इस पाउंड एग्रीकल्चर के जमींदार के ऊपर। तो वह कहता है, तो कोर्ट इसमें आदेश देती है कि इसका मेन पर्पज़ क्या है, पहले पर्पज़ देखा जाएगा, फिर उसके बाद इसके इंटेंशन के बाद हम इस पर कोई निर्णय ले पाएंगे। तो जब उसका पर्पज़ पाया गया कि इसका पर्पज़ मेन था सिर्फ एग्रीकल्चर, लेकिन दिस मशीनिस्ट टू स्टोर्स रेन वाटर्स टू यूज द अदर कंट्रीज एंड द सिंस एजेज, और यह काफ़ी लंबे समय से हो रहा था। इसका आदेश उसने कहा कि देयर इज़ द डिफेंडेंट्स वाट नॉट हेल्ड लाइबल, और इस तरीके से उस व्यक्ति को लाइबल नहीं माना गया। अगला है लैंडमार्क केसेज। एक लैंडमार्क का केस था जेम्स मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ एयर इंडिया का। इसमें होता क्या है इस केस में एक फर्टिलाइज किया गया, ठीक है, एक फर्टिलाइज गैस कंपनी थी जिसके प्लांटेशन के कारण श्री राम फूड्स जो था वह फर्टिलाइज हुआ और फर्टिलाइज लीक किया, और इस कारणवश एक एडवोकेट था और उसकी मृत्यु हो गई। तो इस अवस्था में कोर्ट ने प्रारंभ में रेलैंड वर्सेज फीचर्स का अप्लाई किया केसेज, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आया सुप्रीम कोर्ट को कि वास्तव में इसका प्रमोशन एब्सोल्युटली लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आएगा, क्योंकि जो रेलेंट केसेस था वो एब्सोल्युटली लाइबिलिटीज़ था, लेकिन वास्तव में यहाँ स्ट्रिक्टली लाइबिलिटीज़ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए साइंस है, ठीक है, तो साइंस तो भाई हमारे लिए बहुत ही ज़रूरत है,
बहुत ही जरूरी चीज़ है। अगर साइंस होगा ही नहीं तो कोई चीज़ का आविष्कार होगा ही नहीं। तो इस अवस्था में कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर स्ट्रिक्टली लायबिलिटी नहीं लगेगी, यहाँ पर ओनली और ओनली एब्सोल्युटली लायबिलिटी लगेगी, क्योंकि साइंस यदि नहीं रहेगा, ठीक है, तो किसी चीज़ का आविष्कार कैसे होगा। मैं मानता हूँ भाई उसकी डेथ हुई है, तो इस अवस्था में सुप्रीम कोर्ट ने मेजर किया कि आप कंपनसेशन देंगे और कंपनसेशन देने के बाद आप लायबल रखेंगे अपने इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि यदि आप कंपनसेशन नहीं देंगे तो फिर भाई एब्सोल्युटली लायबिलिटी की मानहानि होगी। तो आज हमने लोगों ने देखा कि किस तरीके से एब्सोल्युटली लायबिलिटीज़ और आपके स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज़ काम करते हैं और क्या क्या उसके मीन्स होते हैं और किस तरीके से उसके वर्किंग होते हैं। मैं आपका प्यारा मित्र सीके यादव, और आप देख रहे थे अपने मित्र के साथ लॉ बीम्स।